गर्मियों की एक सुस्त दोपहर थी। हवा जैसे थम सी गई थी और आंगन में आम के पेड़ की घनी छांव फैली हुई थी। घर के अंदर हलचल भी थी और एक अजीब सी सुस्ती भी। रसोई में माँ बर्तन समेट रही थीं, पापा अपने कमरे में अखबार की सुर्खियां पढ़ रहे थे और कविता, वो अपने मोबाइल में पूरी तरह खोई हुई थी। उंगलियां स्क्रीन पर इतनी तेजी से चल रही थीं, मानो दुनिया का सबसे जरूरी काम वही कर रही हो। कविता बेटा, मेरी छड़ी दे देना। कमजोर थरथराती आवाज आई, जो इतनी धीमी थी कि शायद हवा में ही खो जाती। लेकिन नहीं, कविता ने सुनी। बस सुनकर भी अनसुना कर दिया। छिड़कर जवाब दिया, क्या दादी, सारा दिन कुछ न कुछ काम बताती रहती हो। अभी तो बैठी थी, फिर क्यों उठना है। दादी रुकीं, एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे खुद उठने की कोशिश करने लगीं। उनका कमजोर हाथ चारपाई का किनारा पकड़ते ही कांपने लगा। पैर लड़खड़ाए, लेकिन उन्होंने किसी को आवाज नहीं दी। कोई मदद नहीं मांगी। आंखों में नमी थी, मगर उन्होंने उसे झुर्रियों के पीछे छुपा लिया। दर्द को, तकलीफ को अपनी चुप्पी में दबा लिया। शाम हुई तो हवा में ठंडक आ गई थी। आंगन में सब बैठ गए थे। माँ ने अपना पुराना बक्सा खोला और उसमें से कुछ तस्वीरें निकालने लगीं। अचानक कविता की नजर एक तस्वीर पर टिक गई। वो चौंक गई। तस्वीर में दादी थीं, मगर वो दादी नहीं जिन्हें वह रोज देखती थी। वहां खड़ी थी एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरी साहसी महिला। माँ, ये दादी हैं? कविता की आवाज में अविश्वास था। इतनी तेज, इतनी आत्मनिर्भर। मुझे तो लगा था कि वो हमेशा से ऐसी ही कमजोर रही होंगी। माँ हल्के से मुस्कुराई, जैसे उनकी आंखों में पुरानी यादें तैर रही थीं। उन्होंने कविता को प्यार से देखा और कहा, बेटा, जब तेरे दादाजी चले गए थे, तब तेरे पापा बहुत छोटे थे। घर में न कमाने वाला था, न कोई सहारा। लेकिन तुम्हारी दादी, उन्होंने हार नहीं मानी। वो खेतों में काम करने लगीं, दूसरों के घर खाना बनाने लगीं, और फिर भी जब जरूरत पूरी नहीं हुई, तो रात रात भर सिलाई करके पैसे कमाए, सिर्फ इसलिए ताकि तेरे पापा की पढ़ाई ना छूटे। कविता के हाथ से तस्वीर छूटते छूटते बची। जिस इंसान को वह हर दिन सिर्फ एक बुजुर्ग समझती आई थी, वो तो एक योद्धा थी। उसकी नजरें अब दादी की छड़ी पर जा टिकीं। वो छड़ी अब उसे सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं लग रही थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि यह तो दादी के संघर्षों की गवाह थी, उनकी तकलीफों और हौसले की साथी थी। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन कविता का दिल बेचैन था। वो चुपचाप दादी के कमरे में गई। हल्की रोशनी में देखा, दादी अपनी पुरानी खाट पर लेटी थीं और सिरहाने वही छड़ी रखी थी। कांपते हाथों से उसने छड़ी उठाई, धीरे धीरे सहलाने लगी, जैसे वो कोई अनमोल चीज हो। और फिर न जाने क्यों उसकी आंखें भर आईं। क्यों? क्यों मैं अब तक दादी के दर्द को नहीं समझ पाई? उसने खुद से सवाल किया। क्यों मैंने उनकी हर पुकार को सिर्फ एक काम समझा? धीमे स्वर में, जैसे खुद से ही बुदबुदा रही हो, उसने पूछा, दादी, ये सिर्फ एक छड़ी नहीं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है ना? दादी ने आंखें खोलीं। उनकी नजरों में कोई शिकायत नहीं थी, बस वही पुराना गहरा स्नेह था। मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, ये मेरा सहारा है, मेरा साथी है। जब दुनिया ने साथ छोड़ा, तब इसी ने मुझे थामे रखा। कविता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने दादी का हाथ थामा, उनकी झुर्रियों को महसूस किया और खुद को रोक नहीं पाई। दादी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी आपकी तकलीफ को नहीं समझा। मैं आपके पास रहकर भी आपको अकेला छोड़ती रही। मुझे माफ कर दो। दादी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया, हल्की हंसी के साथ बोली, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी तसल्ली यही होती है कि उसके अपनों को कभी देर से ही सही, लेकिन उसकी कीमत समझ आ जाए। अब मैं खुश हूँ। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे एक नई रोशनी लेकर आईं। चिड़ियों की चहचहाट के बीच फिर वही आवाज आई, कविता बेटा, मेरी छड़ी दे देना। लेकिन इस बार कविता झुंझलाई नहीं। उसने मुस्कुराते हुए छड़ी उठाई, दौड़ती हुई आई और दादी को पकड़ाते हुए बोली, और ये लीजिए, आपकी चाय भी बना लाई हूं। दादी कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। फिर उनकी आंखों में आंसू छलक आए, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उन्होंने कविता को गले से लगा लिया। उस दिन कविता ने जाना कि असली रिश्ते किसी मैसेज, किसी चैट में नहीं होते। वे उन अनमोल लम्हों में होते हैं, जब हम अपने अपनों को समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। सच्चा प्यार, सम्मान और अपनापन, यही तो असली जिंदगी है।